हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियम का सत्यापन कर रहे थे। उसमें हम देख चुके थे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी कि वेग बंटन फलन हमने रो देखा था। और उसी से हमने देखा था कि एक निश्चित परास में एकांक आयतन में अणुओं की संख्या देखी थी, रो dvx dvy dvz, यानी कि यह आया था हमारे पास na³ e⁻⁻ bv स्क्वायर dvx dvy dvz। ठीक है, ये हमने देखा था। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दो कांस्टेंट है, एक है हमारे पास a कांस्टेंट, एक है हमारे पास b कांस्टेंट। इन दोनों कांस्टेंट्स का हमें निर्धारण करना है। इनका निर्धारण करने के लिए हम सबसे पहले a का निर्धारण करते हैं। तो हम देखते हैं कि एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, क्या देखते हैं हम, एकांक आयतन में अणुओं की कुल संख्या, एकांक आयतन में अणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, n होगी। dn क्या है, एक निश्चित परास में है, और n क्या है, टोटल एकांक आयतन में अणुओं की संख्या है। तो n किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, तीनों डायरेक्शन में हम इंटीग्रेशन करते हैं -∞ टू +∞ लिमिट में dn का। तो हमें n मिल जाएगा, यहाँ पर dn की वैल्यू पुट करते हैं -∞ टू +∞ लिमिट में n e⁻³ e⁻⁻b, v स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bz स्क्वायर, dvx dvy एंड dvz। यहाँ पर हम इनको भी सेपरेट कर सकते हैं। तो एक इंटीग्रेशन हम देखते हैं, इंटीग्रेशन -∞ टू ∞ लिमिट में e⁻⁻b vx स्क्वायर का किसी एक डायरेक्शन में हम इंटीग्रेशन देखते हैं dvx के रिस्पेक्ट में, तो हमें मिलता है ये √π/b। ठीक है, n की इक्वल है। यहाँ से हम n को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा 1। तो तीन डायरेक्शन में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सेम वही आना है। तो √π/b का क्यूब लिखा जा सकता है, और यहाँ पर क्या बच गया है, a³ बच गया है, इसे यहाँ लिख देती हूँ मैं, यानी कि a³ विल बी इक्वल टू √b/π टू द पावर क्यूब। यहाँ से क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमें a की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, a इज इक्वल टू √b/π। ये हमारा a का निर्धारण हो चुका है, लेकिन a में भी क्या आ रहा है, b आ रहा है। अब हमें b कांस्टेंट का भी निर्धारण करना है, और फिर इसमें हम रखेंगे तो हमें a का मान मिल जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 13 नाम दे देते हैं। अब हम देखेंगे b का निर्धारण कैसे करेंगे। हमें ये याद रखना है कि a का मान हमारे पास क्या है, √b/π आया है। ठीक है, इसको भी अब हम देखते हैं b का निर्धारण, किसका निर्धारण करना है, हमें b का निर्धारण करना है। a का निर्धारण हम कर चुके हैं। हमने एक परिकल्पना देखी थी, जब हमने गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत पढ़ा था, तब हमने परिकल्पना देखी थी कि जब गैस के अणु पात्र की दीवार से टकराते हैं तो उसमें दाब आरोपित करते हैं। दाब का पता हमें कैसे चला, संवेग में परिवर्तन से पता चला। तो हम देखते हैं कि एक टक्कर में, अणु की एक टक्कर में संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, संवेग में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हो रहा है। एक अणु है vx वेग से गया, ठीक है, vx वेग से x दिशा में गया और जाकर पात्र की दीवार से टकराया। ये पात्र की दीवार है, और टकराकर वापस x दिशा में ही लौटाया। कहाँ लौटाया, x दिशा में लौटाया, लेकिन किस वेग से आया आपके पास, -vx वेग से। वेग का परिमाण तो परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन वेग की दिशा परिवर्तित हो गई है, इसलिए -vx वेग से आया। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, जाते टाइम संवेग था mvx, ठीक है, माइनस वापस आते टाइम संवेग क्या हो गया, -mvx हो गया। ठीक है, तो संवेग में कुल कितना परिवर्तन हुआ, 2mvx हो गया। ठीक है, 2
2m vx इसके संवेग में परिवर्तन हो गया। अब हम देखते हैं कि x दिशा में गति करने वाले एकांक आयतन में अणुओं की संख्या कितनी होगी। x दिशा में गति करने वाले एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, इसे हम NVX से रिप्रेजेंट करते हैं। NVX का क्या मतलब है? यहाँ पर N का मतलब है एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, x दिशा में Vx वेग से गति करते हुए अणुओं की संख्या है NVX। ये होगी N कुल एकांक आयतन में अणुओं की संख्या को हम प्रायिकता से मल्टीप्लाई करते हैं। x दिशा में जो प्रायिकता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें मिलती है x दिशा में गति करने वाले एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। अब हम देखते हैं Fvx का मान रख देते हैं यहाँ पर। Nvx क्या हो जाएगा? n इंटू e टू द पावर a e टू द पावर माइनस b vx स्क्वायर dvx। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसे मैं इक्वेशन नंबर 13 हम दे चुके थे, 14 दे देती हूँ। इक्वेशन नंबर 14। अब हम देखते हैं कि x दिशा में जब अणु गति कर रहे हैं, पात्र की दीवार से टकरा रहे हैं, तो दाब आरोपित कर रहे हैं। तो दाब कितना होगा? दाब P हो जाएगा हमारा n समेशन 0 टू इनफाइनाइट n vx। x दिशा में हम देखते हैं n vx 2m vx vx। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली कि दाब को हमने ऐसा कैसे लिख दिया है। यहाँ पर n vx इंटू vx ये है एकांक आयतन में अणुओं की संख्या। देखते हैं हम, दाब की परिभाषा है हमारी बल बटा क्षेत्रफल। बल है हमारा dp ओवर dt, dp संवेग में परिवर्तन अपॉन क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में बल, ये हमारा दाब है। अब अगर मैं ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं dx से मैंने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर मैं देखती हूँ ये एक संवेग में परिवर्तन है dx ओवर dt, इसको मैं vx लिख सकती हूँ, वेग हो गया ये, और a इंटू dx इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? आयतन लिख सकती हूँ। यानी कि dp का मान हमें पता है 2mvx है, 2mvx है। इस dx ओवर dt को मैंने vx लिख दिया और इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? आयतन लिख सकती हूँ, a इंटू dx को आयतन लिख सकती हूँ और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। ये एक अणु के लिए किया हमने, अगर n अणुओं के लिए करूंगी तो क्या हो जाएगा? n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ nvx। ये इंपॉर्टेंट चीज हमने उठा के यहाँ रख दी है। ये हमारा दाब हो गया। आगे हम देखते हैं, अब यहाँ पे एक और चीज समझने वाली है। कभी हम समेशन यूज करते हैं, कभी हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं। दोनों में फर्क क्या है? इक्वेशन नंबर 14, इससे मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 15। अब हम देखते हैं दाब P हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी में क्या आया था? 2m n vx स्क्वायर, आगे आया था हमारा a e टू द पावर माइनस b vx स्क्वायर dvx। ये हमारा आया था। यहाँ देखते हैं, एक हमने समेशन यूज किया है और एक हमने इंटीग्रेशन यूज किया है। जब हम टुकड़ों में किसी चीज को देखते हैं और फिर उसे जोड़ते हैं तो हम यूज करते हैं समेशन का, और जब कोई चीज कंटिन्यूअस होती है तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ले रहे हैं, इसलिए हमने किसका यूज किया है? इंटीग्रेशन का यूज किया है। अब हम देखते हैं
ए कांस्टेंट है हमारा, इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। इसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा 1/4 अंडर रूट पाई क्यूब हमें इसका इंटीग्रेशन मिलता है। और ये बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उससे हम लिख देते हैं 2m एंड ये हमारा कांस्टेंट टर्म हो गया, ये हमारा दाब हो गया। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 16 नाम। अब हम देखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन देखते हैं। PV = nRT। हम दो तरह की इक्वेशन देखते हैं, PV = nRT देखते हैं और PV = nKBT देखते हैं। इस तरह की दो इक्वेशन देखते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन में। nKBT हम कब यूज करेंगे, जब हम अणु के लिए यूज करेंगे, और nRT हम कब यूज करेंगे, जब हम एक मोल के लिए यूज करेंगे। जब हम गैस के मोल की बात करते हैं तो हम nRT लिखेंगे, और जब हम गैस के अणु के लिए बात करते हैं तो हम nKBT लिखेंगे। तो अभी यहाँ हम गैस के अणु पर अपना डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे nKBT। अब यहाँ से मैं V को इधर ट्रांसफर करूँ तो दाब बराबर रह जाएगा मेरा n/V KBT, यानी कि मैं इसको यहाँ से लिख सकती हूँ। इसको इक्वेशन नंबर 17 नाम देंगे। यूजिंग इक्वेशन 16 एंड 17 n KBT, यहाँ V है आयतन, V को हमने ट्रांसफर किया है। n KBT is equal to 2mn into 1/4 π/b³। जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलती है b की वैल्यू। a की वैल्यू भी हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, ये a की वैल्यू हम यहाँ से क्या पुट करेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 13 में देखा था, √b/5। सबको यूज करके जब हम देखेंगे तो हमें b की वैल्यू मिलेगी m/2 kBT। kB क्या है हमारा, यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। m एक अणु का मास है, द्रव्यमान है, T हमारा ताप है, B हमारा कांस्टेंट हो गया है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 18 नाम दे देती हूँ। तो यहाँ से हमने देखा दोनों कांस्टेंट का हमने निर्धारण कर लिया। अब A की वैल्यू भी, A में भी एक कांस्टेंट फिर से आ गया था B, इसलिए मैं वहां भी पुट कर दूंगी B की वैल्यू। तो मुझे A की वैल्यू मिलेगी m/2 π kBT। kB हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया। इस तरह से हमने देखा। अब A और B की वैल्यू हम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें वो मिल जाएगा। एक बार इसकी फॉर्म लिख देते हैं हम। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें मिल जाएगा n a क्यूब का, a क्यूब क्या है हमारा m/2 π kBT की पावर 3/2 हो जाएगा। e⁻⁻ b की वैल्यू आ गई m/2 kBT v²। ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस 19।